गाजरी की अनाज मंडी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने जब रेड की तो कर्मचारी बोरियों पर पानी का छिड़काव कर रहे थे। विजिलेंस टीम ने 3 कर्मचारियों को मौके पर दबोचा। गाजरी मंडी के गोदामों में गरीबों के हक के खाने पर डाका डालने की खबर जैसे ही सीएम फ्लाइंग को मिली, सीएम फ्लाइंग की टीम ने सरकारी गेहूं के गोदाम में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान गेहूं के गोदाम में गेहूं तो भरपूर मिला, लेकिन इसके साथ ही गेहूं का वजन बढ़ाने के लिए गोदाम में पानी भी रखा गया था और एक घपला यहाँ पर हो रहा था। पानी की टंकी और जनरेटर के साथ पानी की पाइप्स भी थी, जिसके जरिए गेहूं में पानी को मिलाकर उसका वजन बढ़ाया जा रहा था। क्या करते क्या था यहाँ पे आप? मजदूरी कर रहे थे। तो ये पानी क्यों डाल रहे थे? हम नहीं डाल रहे थे। कौन डाल रहा था? कौन डाल रहे थे? हम लोग डाल रहे थे। क्या हो रहा था यहाँ पे? वो डालता मार रहे थे। नहीं, जो टैंकर पड़ा है, पाइप पड़ा है कि वो नहीं है, इसके दवाई दो एक मतलब हो जाती है उसके लिए। तो ये टैंकर और पंप किस लिए रखा था? दवाई मारने के लिए थी। कोई इसकी परमिशन थी जब ऐसी था? ये अफसर ने करा। कौन से अफसर ने? क्या नाम है उसका? फूड सप्लाई की टीम और सीएम फ्लाइंग की टीम की छापेमारी की भनक लगते ही 2 सरकारी अधिकारी मौके से फरार हो गए। ये दोनों सरकारी अधिकारी वही अधिकारी थे जिनके इशारे पर गेहूं में पानी मिलाया जा रहा था। हालांकि इस बीच गेहूं में पानी डालने वाले 3 कर्मचारी मौके पर ही धरे गए। मंडी के जो गोदामों में साइड के नीचे गेहूं लगी हुई है, फूड सप्लाई एंड उसमें जो है ना, ये अजीत और कपिल नाम के 2 इंस्पेक्टर उसमें अपने 3 मजदूरों को साथ लेकर के और पानी छिड़कवार करके और पानी में उसका वजन बढ़ाते हैं। उसमें से गेहूं निकाल करके अलग पट्टों में भर लेते हैं, जिस पर मुखबिर खास के बताए अनुसार मैंने रेड की गई, जहां पर एक कैंटर और एक पानी छिड़कने की मशीन और पाइप लगे हुए थे और वो पानी छिड़क रहे थे। जैसे ही पुलिस मैंने वहां रेड की, उसी समय तीनों व्यक्ति मजदूर वहां से भागने की कोशिश करने लगे, जिस पर मैंने अपने साथियों सहित उन तीनों को काबू किया और नाम जिन्होंने अपने नाम अलग अलग बताए और पूछताछ बताया। यह काम हम कपिल और अजीत के कहने से कर रहे थे, जो इस समय उनकी मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी है, लेकिन वो उस टाइम यहाँ से आपको देखकर मौके से भाग गए हैं। इस सब के बीच हैरानी की बात ये रही कि छापेमारी के दौरान जहां एक तरफ गेहूं पर पानी डाला जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी गेहूं को कट्टों से निकालकर दूसरे कट्टों में भी भरा जा रहा था। आरोप है कि मंडी में रोजाना गेहूं में धांधली का काम किया जाता है। हालांकि मौके से पकड़े गए आरोपियों ने गेहूं पर छिड़काव का बहाना जरूर किया, लेकिन मौके पर जो सबूत मिले वो इस बात को साबित करने के लिए काफी हैं कि सरकारी डिपोज में गरीबों के लिए भेजे जाने वाले गेहूं पर किस तरह से डाका मारा जा रहा है, किस तरह से लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। चंद पैसों के लिए लोग किस कदर बेईमान हो जाते हैं। गाजर की अनाज मंडी से इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक इस पर रोक नहीं लगी है। अब देखना होगा इस जांच में आखिर क्या निकलकर सामने आता है। सोनीपत के गांव सहजानपुर में ग्रामीणों ने गांव के चौक पर बनाए जा रहे नए शराब के ठेके को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं आबकारी विभाग को एक लिखित में शिकायत दी और कार्रवाई की मांग भी की है। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि आसपास स्कूल है और कई धार्मिक स्थल हैं। यहाँ पर ग्रामीण किसी भी सूरत में शराब के ठेके को बनने नहीं देंगे। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सरकार को यहाँ पर शराब के ठेके को बनाने की मंजूरी नहीं देनी चाहिए। अवैध रूप से ठेका बनाया जा रहा था गांव के बीच में, कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किया गया, कोई परमिशन नहीं ली गई। ये हुड्डा सरकार की ग्रीन बेल्ट है, जहां पेड़ पौधों का विकास होना चाहिए, ना कि इस बुराई के अड्डे का। तो हम सभी लोगों ने एकजुट होकर सभी देखो चौराहा है, ये 4-5 गांव का एक मेन यहाँ से रोड होकर जाता है, तो ये बिल्कुल भी स्थल नहीं है परफेक्ट जहाँ पर ठेका बनाया जाए। तो इसलिए हमने इसका विरोध किया, इसको उखाड़ फेंका और आगे भी हम ऐसे ही खड़े रहेंगे और यहाँ पर ठेका बिल्कुल भी नहीं खुलने देंगे। इस पूरे मामले को लेकर शराब ठेकेदार का कहना है कि हमारे ठेका खोलने की पूरी परमिशन है, लेकिन चंद लोग हैं जो गांव के अंदर अवैध शराब की बिक्री कराते हैं। वहीं लोगों ने गांव के लोगों को बहला फुसला कर इकट्ठा कर इसका विरोध किया है। इसके लिए हमारे पास पूरी परमिशन, हमने पूरी फीस सरकार को पे कर दी है इसकी, लेकिन ये चंद लोग हैं जो अवैध शराब की बिक्री करवाते हैं गांव के अंदर। वो लोग गांव के लोगों को बरगला करके यहाँ इकट्ठा करके इस ठेके का विरोध कर रहे हैं।
अच्छा, अब आप प्रशासन को क्या कहना चाहते हो इस विषय जी, हमने प्रशासन को FIR दर्ज करवा दी इनके खिलाफ। हम प्रशासन की वेट में हमारी तरफ से हमने इनको बोल दिया था जी आपको अवैध काम कर रहे हैं, हमने जाकर रिपोर्ट दे दी थाने के अंदर। वहीं दूसरी तरफ विभाग के अधिकारी कश्मीर चंद ने कहा कि शराब के ठेके की मंजूरी जरूर दी गई है, लेकिन विभाग के पास ग्रामीणों की लिखित शिकायत भी पहुंची है। अगर सरकारी विभागों के तहत शराब का ठेका बनाया जा रहा है तो उसे वहां खोलने की मंजूरी दी जाएगी। ये गाँव वासियों ने कोई शिकायत कर रही थी कि उन्होंने जो नए साल से 12 जून से जो ठेका खुलने जा रहा है उसमें उनको ऑब्जेक्शन है ठेके पे, वो हमें शिकायत देके गए हैं, तो हम उसका निरीक्षण करेंगे। अगर ठेका जो है एक्साइज के नॉर्म्स पूरे नहीं करता तो वहाँ पे नहीं खुलेगा, अगर एक्साइज के नॉर्म्स पूरे करता होगा तो ही हम उसको अप्रूवल देंगे। वहीं पूरे मामले में आबकारी विभाग के अधिकारियों के पास लिखित में शिकायत पहुंच चुकी है और अधिकारियों का कहना है कि अगर गलत तरीके से वहां पर शराब का ठेका खोला जा रहा है तो उसे वहां से हटाकर दूसरे स्थान पर बनवाया जाएगा। वहीं देखना अब यही होगा कि कब तक ग्रामीणों की समस्या का समाधान होता है। चरखी दादरी में लोग सीवरेज की गड़बड़ाई व्यवस्था से परेशान हैं, जिसके विरोध में लोगों ने परशुराम चौक पर जाम लगा दिया। हरियाणा में कई जिलों में लोग सीवरेज की समस्या से परेशान हैं, जिसमें से चरखी दादरी भी एक है। दादरी शहर में पिछले काफी समय से सीवरेज व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, जिसके चलते बारिश के दिनों में हालात और भी बुरे हो जाते हैं। वहीं कई इलाकों में सीवरेज ओवरफ्लो के कारण भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर फिर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और तपतपाती गर्मी में ग्रामीणों ने दुकानदारों के साथ मिलकर परशुराम चौक पर रोड जाम कर दिया। करीब 1 घंटे तक जाम के कारण वाहनों की लंबी लाइनें लगी। ग्रामीणों का कहना रहा कि कई बार शिकायतें करने के बावजूद प्रशासन कोई सुनवाई नहीं करता। बेकार हो चुकी है और नहीं कोई प्रशासन या कोई कर्मचारी कुछ नहीं कर रहा। दुकानदार इतने परेशान हैं और वो मतलब यहाँ बैठते हैं, मतलब अपने आप तो करते ही नहीं कुछ, और वो कह रहे हैं तब भी उनका नहीं, अपने बैठते हैं और अपनी उसमें वो करते हैं। हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करते। दुकानदार भाई कहाँ जाए कमाने के लिए? पूरे दादरी का नाले पार के और उनको संभालते नहीं है। क्यों ऐसा? क्यों? बहुत ज्यादा दुकानदार भाई बिल्कुल मरते जा रहे हैं। उनके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, सरकार भी नहीं करी है। और वोटों का टाइम होता है तब अपना आश्वासन देके चले जाते हैं और उसके बाद दुकानदार मरो कुछ भी हो उनके साथ, कोई उनके साथ नहीं है। सालों साल से सफाई का अभियान चलता कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। इस दादरी का यही हाल रहा है और यही रहेगा, क्योंकि प्रशासन और कर्मचारी इसके बिल्कुल नील बटे नील हैं। जाम की सूचना पर सिटी पुलिस और जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता रमेश चंद गौड़ मौके पर पहुंचे और आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह के दौरान नालों की सफाई और सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाएगी। आश्वासन के बाद ही नागरिकों ने जाम खोला। भाई देखो, रोड जाम का उद्देश्य मैं नहीं मानता कि ये हमने नाली साफ करनी है और प्री मानसून से पहले नाली साफ नहीं हुई तो पानी भरेगा और बहुत मुश्किल हो जाएगी शहर को। तो इसलिए इसको हटा के रिमूवेबल स्लैब डालें, ताकि जब भी कोई ब्लॉक हो जाता है तो रिमूवेबल स्लैब को हटा के फिर बार बार साफ कर सकते हैं उसको। ये वैसे तो B&R डिपार्टमेंट कर रहा है इसको, लेकिन बहुत जल्दी ही इसको ठीक कर देंगे, हार्डली हफ्ता लगेगा। फिलहाल आश्वासन के बाद लोगों ने जाम तो खोल दिया है, लेकिन क्या इस समस्या से लोगों को निजात मिल पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हिसार के सेक्टर 16-17 में झुग्गियों में आग लगने की खबर सामने आई है। आग लगने से जहां एक बच्चे की जलकर मौत हो गई, तो वहीं 100 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख हो गई। हिसार के सेक्टर 16-17 के पास बनी झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी। कुछ ही देर में लगभग 150 झुग्गियां आग की चपेट में आ गई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, चारों ओर चीख पुकार मच गई। इतने में झुग्गियों में रखे 10 LPG सिलेंडर एक के बाद एक फटने लगे, जिससे पूरा शहर दहल उठा। वहीं आग पर भी काबू पाना मुश्किल हो गया। 150 से 200 झुग्गी है इसमें। बोल रहा था बालक में चाय बना रहा था, क्या बना रहा था कोई नहीं देखा। सारा गया था वहाँ कोठी में काम करने के लिए, तब आग लगा है 5 बजे के टाइम में। अच्छा, तो आपको क्या हालत है? कितने की झुग्गी जल गई? आप तो झुग्गी है ना, सारे जल गया। जो जलने वाला सारा जल गया है ना, जिसका कपड़े लगते था सारे कुछ सारे जल गया है, तो कुछ नहीं रहेंगे तो पता लगेगा। पैसे वैसे भी थे? हाँ, पैसे भी था सारे का, तो दरमाहा मिला है, तनख्वाह सारे कोठी में काम करते, तनख्वाह सारे पास होते हैं ना, सारे मिला था।
घटना के समय एक बच्चा झोपड़ी में सो रहा था। आग इतनी तेजी से फैली कि परिवार के सदस्यों को उसे बाहर निकालने का मौका ही नहीं मिला, जिससे बच्चे की मौत हो गई। वहीं कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कारण का कुछ अता पता नहीं है सर। गर्मी की वजह से होता है, कई बार ये जो माताएं हैं ये अपने काम पर निकल जाते हैं, माँ बाप बच्चे यहाँ अकेले होते हैं। उन बच्चों को कभी वो खाना बनाते टाइम या किसी और तरीके से गर्मी ज़्यादा होने की वजह से अभी पूरा पर्टिकुलर कोई कारण पता नहीं किस वजह से हुआ है। लगभग 100 से 125 झुग्गियाँ हैं यहाँ पर। पिछली बार हुआ था लेकिन वहाँ 10-12 झुग्गियों में आग लगी थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर स्थिति है। सामान तो जली गया, कैजुअलिटी भी हो गई है। अब मौके पे ये है कि सभी प्रशासन से भी अनुरोध है और जितने भी सामाजिक संस्थाएं जिन्होंने पिछली बार पूरे हिसाब ने मिलकर के इनको दोबारा से आबाद करने का काम किया था, तो सेक्टर 13 और 16-17 में जो कम्युनिटी सेंटर है उनमें इनके रहने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, खाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। और वहीं पर लगभग कोई भी मदद करना चाहता है, कोई मिलना चाहता है, इनके लिए डायरेक्ट तो इनसे मिल भी सकता है और प्रशासन से बात करके इनकी मदद की जा सकती है। इन झुग्गियों में गरीब लोग रहा करते थे। ये सभी परिवार दिहाड़ी मजदूरी करते थे या लोगों के घरों का काम किया करते थे। साथ ही साथ कबाड़ बीनने का काम करने वाले लोग भी यहाँ रहते थे। आगजनी की इस घटना से लोगों का काफी नुकसान हुआ है। उनके जीवन भर की कमाई आग की भेंट चढ़ गई। इसके साथ ही कुछ लोग तो आग में झुलस भी गए। लोगों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने से पहले आग को काफी बुझाने की कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हो पाए। बहरहाल शाम को आग को बुझाने का काम फायर ब्रिगेड के कर्मचारी करते दिखे, तो वहीं प्रशासन की तरफ से अब मदद का भरोसा दिया गया है। इस दुर्घटना में मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रवासी मजदूरों के आशियाने जल गए और सारी जमा पूंजी जलकर खाक हो गई। अब ऐसे में बेहद जरूरी है कि इन झुग्गीवासियों की ओर मदद के हाथ बढ़ाए जाएं। हरियाणा के बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है। रंजीत सिंह चौटाला ने गन्ना किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। हरियाणा में गन्ने की पैदावार करने वाले किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई। हरियाणा के बिजली मंत्री रंजीत सिंह ने ऐलान किया कि हरियाणा में गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को अब 8 घंटे बिजली मिलेगी। बिजली मंत्री के इस ऐलान से किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। हमारे पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी, शुरू में 2-3 दिन जरूर आई थी। अब हमारे बिल्कुल एकदम से कहीं कोई कट नहीं। आज से हमने किसानों को बिजली 5-5 घंटे देते थे, क्योंकि अब शुगर बेल्ट में चाहिए गन्ना के लिए। किसानों को भी गन्ने का टाइम आ गया, तो जो गन्ना बेल्ट है उसमें आज से हमने 10 घंटे। बिजली मंत्री ने कहा कि पहले गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को 5 घंटे ही बिजली मिलती थी, लेकिन अब उन्हें 3 घंटे अतिरिक्त बिजली मिलेगी। इसके साथ ही बिजली मंत्री ने हरियाणा में अघोषित कटों के ना लगने का भी अब दावा किया है। तो बिजली की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कहीं कट नहीं लग रहा। और आज से 8-8 घंटे बिजली हमने किसानों को देनी शुरू कर दी, जो गन्ना बैठे हैं। जो दूसरा पैडी वाला एरिया है उसमें अगले 1-2 दिन में देना सुबह गया। बिजली मंत्री के इस ऐलान के बाद से किसानों को वाकई में बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि इन दिनों गन्ने की खेती शुरू हो गई है। बता दें, किसान गन्ने की खेती के लिए ड्रिप सिंचाई की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पानी की खपत तो कम लगती है, लेकिन इसके लिए किसानों को लगातार 8 घंटे तक बिजली की जरूरत पड़ती है। हालांकि इससे पहले किसानों को 5 घंटे तक बिजली की सप्लाई दी जाती थी, लेकिन अब बिजली मंत्री ने 5 घंटे की समय अवधि को बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया, जिससे कि हरियाणा में गन्ना किसानों को वाकई में सहूलियत मिली है। गन्ने की पैदावार करने वाले किसानों के लिए बिजली मंत्री का ऐलान लाभदायक है। साथ ही बिजली मंत्री का ये कहना है कि हरियाणा में बिजली व्यवस्था में सुधार देखने को मिला है। दिल्ली एनसीआर में पड़ने वाले फरीदाबाद को वैसे तो हाईटेक सिटी में जाना जाता है, लेकिन फरीदाबाद में आने पर आपको यहाँ की खूनी सड़कों की सच्चाई देखने को मिलेगी। फरीदाबाद की सड़कें कई लोगों की मौत की गवाह बन चुकी हैं। फरीदाबाद बल्लभगढ़ की इन सड़कों को इन दिनों खूनी सड़कें कहकर बुलाएंगे तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये सड़कें लोगों की जान लेने पर उतारू है। कई बार इन्हीं सड़कों से गुजरने वाले मुसाफिरों की जान पर बन आती है। लगातार बढ़ रहे हादसों के लिए जिम्मेदार प्रशासन को ठहराया जाए, जो सड़कों की सुध लेने के लिए राजी नहीं, या फिर उन लापरवाह मुसाफिरों को जो सड़कों पर लापरवाही की सारी हदें पार करते हुए अपने वाहन दौड़ाते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपके लिए ये आंकड़े देखना बेहद जरूरी है।
2019 से लेकर अभी तक के सड़क हादसों के ये आंकड़े हैं। साल 2019 में 689 हादसे हुए, जिनमें 635 लोग घायल और 264 की मौत हुई थी। तो साल 2020 में 489 हादसे, 421 घायल, 195 की मौत। 2021 में 502 हादसे, 431 घायल, 203 की मौत। 2022 में अभी तक 236 हादसे, 90 घायल और 196 लोगों की जान गई है। ये उन सड़क हादसों के आंकड़े हैं जो फरीदाबाद बल्लभगढ़ की ज्यादातर व्यस्तम सड़कें हैं। इसके अलावा पिछले 3 सालों में फरीदाबाद बल्लभगढ़ हाईवे पर सैकड़ों हादसे हुए हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ने वाली सड़कों पर भी यही हाल है। ग्रामीण क्षेत्रों की अंदरूनी सड़कें और हाईवे पर 1685 सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें 662 लोगों की जान गई। अब हादसों को लेकर रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष SK शर्मा ने कहा कि सड़क हादसों के लिए पॉइंट चिन्हित करें और उनमें कमी लाने के लिए प्रयास भी हो रहे हैं। यहाँ तक हो गया है कि अगर आप पुल देखिए किसी ब्रिज पे, ब्रिज के किनारे किनारे अब शुरुआत हो रही है, जिसको रोका अभी नहीं जा रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक है और मेरी तरफ से भी है कि पुलिस डिपार्टमेंट को खुल के सामने आना पड़ेगा ताकि कुछ चेंज हो सके। सबसे पहले जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें, आराम से चलें। तीसरी चीज़ है, अगर आप हाईवे पे भी चल रहे हो तो रोड के किनारे चलिए, बीच में ना चलिए। और सबको रिक्वेस्ट एक है कि घायल कोई हो भी जाए तो प्लीज़ उसको हटाइए, उसको हॉस्पिटल पहुंचाइए। ये बड़ा संदेश है। और अगर आप सेफ्टी का पालन करते हैं, रोड सेफ्टी का, तो मेरे ख्याल से इस तरह की दुर्घटनाएं कम की जा सकती हैं। सड़क हादसों को रोकने के लिए कोशिशें तो प्रशासन की ओर से खूब हो रही है। जागरूकता अभियान भी चलाए गए, नियम ना मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, लेकिन लापरवाही का सितम यूं ही जारी रहेगा। लापरवाही की कमी तो प्रशासन के नुमाइंदों ने भी नहीं छोड़ी। फरीदाबाद की सड़कों में अमूमन हर दूसरे दिन होने वाले सड़क हादसों के बावजूद प्रशासन के नुमाइंदों ने सड़कों की दशा को सुधारने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाए। अब सड़क हादसों के इन आंकड़ों को देखने के बाद भी अगर सड़कों की दशा को नहीं सुधारा गया तो आने वाले दिनों में सड़क हादसे और बढ़ सकते हैं। लिहाजा बेहद जरूरी है कि सड़कों की दशा बदली जाए और सड़कों से गुजरने वाले मुसाफिर यातायात नियमों को लेकर जागरूक रहें। सड़कों में होने वाले इन हादसों की वजह सिर्फ सड़कों की बदहाली नहीं बल्कि लोगों की लापरवाही भी है। नियमों का पालन न करना भी इसके पीछे की वजह है। इसलिए जरूरी है कि आप जन भी सड़क हादसों को रोकने के लिए शासन का साथ दें। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी की जीत के बाद बीजेपी नेताओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। हरियाणा बीजेपी नेताओं, विधायकों से लेकर मंत्री तक को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। अलग अलग नेताओं ने इस बधाई के साथ कांग्रेस पर कटाक्ष किया। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब हरियाणा में राज्यसभा चुनाव हुए। चुनाव के नतीजे घोषित हुए। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई। बीजेपी निर्दलीय प्रत्याशी की जीत के बाद बीजेपी नेताओं से लेकर मंत्री दोनों को जीत की बधाई देते नहीं थक रहे। बीजेपी निर्दलीय प्रत्याशी की राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद जहां बीजेपी के नेताओं की खुशी 4 गुना है, वहीं कांग्रेस पर निशाना साधने का एक और सुनहरा मुद्दा और मौका भी मिल गया। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने हरियाणा कांग्रेस के राज्यसभा चुनाव हारने पर कांग्रेस पर जुबानी वार किया। JP दलाल ने कहा कि कांग्रेस को हराने के लिए किसी और पार्टी की जरूरत नहीं, क्योंकि कांग्रेस खुद की गुटबाजी से हार रही है। कांग्रेस के ज़्यादा विधायक होते हुए भी कांग्रेस हार गई और निर्दलीय उम्मीदवार भाई कार्तिकेय शर्मा, जिसका समर्थन भाजपा ने भी किया था, इंडिपेंडेंट ने किया था, वो जीत गए। और हमारे भाजपा के कैंडिडेट भाई कृष्णलाल पवार की जीत में तो किसी को पहले से भी शक नहीं था। लेकिन आज का जो माहौल है, सभी को पता है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और कांग्रेस में आपस में ज़बरदस्त फूट है। कांग्रेस जो है हरियाणा में कई धड़ों में है और एक को आप उसको कोई पद देते हैं तो दूसरा धड़ा नाराज हो जाता है और ये परिणाम बार बार कांग्रेस दिखाती रहती है। कांग्रेस को किसी दूसरी पार्टी को हराने की जरूरत नहीं, कांग्रेस अपने आप ही अपने गुटबंदी की वजह से हार जाती है
और ये निश्चित है कि कांग्रेस का पतन बहुत जल्दी हो जाएगा। उधर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की माने तो कांग्रेस की हार की वजह चुनाव से पहले कांग्रेस की कार्यशैली का ना होना है। कंवरपाल गुर्जर की माने तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने वोट को लेकर रणनीति बनाई थी। सरकार से नीति बनाई। आपका मीडिया तो बहुत ही कह रहा था कि ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, ट्रेनिंग के लिए लेके देखते शायद कोई घबराहट है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने हर उसकी एक स्ट्रेटेजी बनाई कि कौन वोट किसको डालेगा, और ये बिल्कुल स्ट्रेटेजी बनाया गया किसने किसको वोट देनी है और किसने डबल वोट देनी, मतलब सेकंड चॉइस किसने देनी, किसने सेकंड चॉइस नहीं देनी, ये सारा कुछ हमने बैठ के वहाँ फाइनल किया था। कार्तिक शर्मा जो है वो चुनाव जीत गए, और ये सारी जो स्ट्रेटेजी थी माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से बनाई एक एक वोट की कि किस प्रकार से वोट डालना, उसका ही परिणाम ये है, उनकी कार्यकुशलता का परिणाम है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई दूँ। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने दोनों प्रत्याशियों को जीत की बधाई देते हुए कुलदीप बिश्नोई का आभार व्यक्त किया, तो वहीं निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू पर तंज भी कसा। मैं श्री कृष्णलाल पवार और कार्तिकेय शर्मा जी को राज्यसभा चुनाव की विजय की शुभकामनाएं देता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं सभी विधायकों का जिन्होंने इनके पक्ष में वोट दिए। मैं कुलदीप बिश्नोई की भी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने अंतरात्मा पर की आवाज़ पर अपना वोट दिया, और बलराज कुंडू ने भी अनुपस्थित रहकर अपनी भूमिका निभाई। सबको साधुवाद और हरियाणा को जनता को भी दोनों राज्यसभा की जीत पर बहुत बहुत बधाई। अब जहां बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी अपनी जीत की खुशी मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष और अन्य विपक्षी पार्टियों को कांग्रेस पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया है।